बहुत से स्टूडेंट ये हमसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे कम करें? क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी के टाइम पे सोशल मीडिया है। जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं प्रेशर देने, नॉर्मल तो हमको लगता है कि हम सब चीज पढ़ ही लिए और टेंशन में हमसे कई बार ओएमआर सीट में जो अपन बबलिंग कर रहे हैं वो भी गलत कर देते हैं। तो ये एग्जाम हॉल के टेंशन को आपने कैसे मैनेज किया? सर शुरुआत में ही हम टेस्ट सीरीज़ का आपकी पूरी जर्नी में, आपकी पूरी तैयारी में क्या इम्पैक्ट रहा? क्या फ़ायदा हुआ आपको टेस्ट सीरीज़ से? जैसे कि आपने केवल सीजीपीएससी का तैयारी आपने नहीं किया, आप व्यापम के वनडे एग्जाम पेपर भी आपने दिए हैं, जैसे वार्डन दिए हैं आपने, सहकारिता वाला जो एपेक्स बैंक का पेपर आया था उसमें 1 नंबर 1.5 नंबर से आपका पेपर उसमें रुके हैं। तो उससे आपने क्या सीखा जो इसमें इस पेपर में आपने अप्लाई किया? हर पेपर के फेलियर के बाद सर आप देखिए कि कितना देर पढ़ना ज़रूरी है और क्या ये सबके लिए अलग-अलग होता है या कोई फिक्स टाइम है कि इतना देर पढ़ना चाहिए? आपने उसको कैसे मैनेज किया डेली का आपका रूटीन? दिन को पूरा तीन पार्ट में डिवाइड करते थे सर। एक मॉर्निंग वाला आपके हिसाब से आपके थिंकिंग से सक्सेस का असली मतलब क्या है? सफलता क्या चीज़ है आपके हिसाब से? ऐसा नहीं है, जीवन आपको कई रास्ते देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक रास्ते पे दौड़े। आप अपना रास्ता चुनिए और उस रास्ते पे चलते रहिए। चलते रहना है, रुकना नहीं है, जैसे महेंद्र रुके नहीं। आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। हाल ही में एडीओ का रिजल्ट आप सभी को पता अभी आया है। उसमें महेंद्र कुमार साहू जो कि रैंक 8 हासिल किए हैं। ये हमारे सीजीपीएससी नॉलेज ऐप के ऑनलाइन स्टूडेंट थे और ऑनलाइन में ही रहते हुए ऐप के थ्रू इन्होंने पढ़ाई की है। इस इंटरव्यू को कंडक्ट कराने का उद्देश्य ये है ताकि ऐसे बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश डीमोटिवेटेड हो जाते हैं या उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता कि प्रॉपर हम तैयारी कैसे करें या तैयारी के दौरान क्या क्या चुनौती आती है, वो उससे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि वो आगे एग्जाम कैसे देंगे और नर्वस होकर वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और जब एग्जाम आता है तब वो उस पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं और अंत में वही वही रिजल्ट आता है कि उनका पेपर नहीं निकल रहा है। तो आज हम इस इंटरव्यू के जरिए ये बताएंगे कि इनका स्ट्रगल कितना रहा है इस पोस्ट को जो उन्होंने अचीव किया, क्योंकि अभी उनका रैंक 8 आ रहा है और इनके पास क्योंकि पीजीडीआरडी की डिग्री है तो इसके अकॉर्डिंग इनका जो रैंक है ये टॉप 5 में हो जाएंगे और मे भी टॉप 2 में इनका रैंक आने वाला है। तो सबसे पहले हम अपनी संस्था की तरफ से महेंद्र जी को बधाई देते हैं बहुत बहुत कि महेंद्र जी ने अपनी मेहनत से इसको अचीव किया है। सबसे पहले महेंद्र जी थोड़ा सा अपना इंट्रो बता दीजिए ताकि स्टूडेंट आपको जान पाए। धन्यवाद सर। मैं महेंद्र कुमार साहू, एडीओ में मेरा 8th रैंक आया है और नंबर 81.250 नंबर है। और मैं शुरुआत से ही एडीओ को जब तैयारी स्टार्ट किया तो सीजीपीएससी नॉलेज ऐप के साथ जुड़ा हुआ था और जिसका फायदा मुझे मिला और आप परिणाम सामने है। तो महेंद्र जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारे संस्था की तरफ से एडीओ में सेलेक्ट होने पर। और हमारा पहला सवाल ये है स्टूडेंट्स के लिए कि नोट्स जो है जब आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे, तो जब आप नोट्स जो है वीडियो से देख के खुद से बनाए कि सिर्फ़ हम जो पीडीएफ प्रोवाइड करते थे उससे पढ़ के तैयारी की? और आप इसके साथ-साथ ये भी बताइए कि कौन-सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, सेल्फ नोट्स या संस्थान के साइड से ही बस नोट्स जो प्रोवाइड होता है वो पढ़ने से काम चल जाएगा? आपको क्या बेहतर लगता है और आपने क्या फ़ॉलो किया? धन्यवाद सर जी। सर जी, मैं नोट्स संस्थान के द्वारा दिया गया था उसको फॉलो किया हूँ। साथ ही साथ सर आप लोग के द्वारा जब क्लास में लेक्चर लिया जाता था उसका मैं प्रॉपर नोट्स बनाता था और 60 नोट्स के जरिए मैं रिवाइज करने में मुझे सहायता मिली फिर। जैसे कि अपना एडीओ का पेपर था तो हो सकता है कि कई बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है वो भी एडीओ की तरफ फोकस किए थे। तो अपना क्योंकि अपना बैकग्राउंड में भी आप पीएससी की तैयारी करते हुए आए हैं, आपने मेंस भी दिया हुआ है, तो क्योंकि एडीओ में कुछ सब्जेक्ट नए थे जैसे ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायत, कुछ कुछ नए पार्ट जो जुड़े हुए थे, तो इसमें से कोई पार्ट आपका ऐसा था जो कमजोर था? अगर कुछ कमजोर था तो आपने उसको बेहतर कैसे किया? सर शुरुआत में मेरे को आजीविका और ग्रामीण विकास थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन जब आप लोग के साथ मैं पढ़ाई किया तो फिर सब क्लास टू क्लास इजी लगने लगा और फिर मैं एमसीक्यू सॉल्व किया क्लास के साथ साथ, तो फिर वो सब क्लियर होते से गया सर। और
जब एग्जाम आते आते मेरा सब कुछ सही सही सॉर्ट हो गया था सर। तो देखिए एमसीक्यू और जो नोट्स के बारे में इन्होंने बताया कि नोट्स जो है वो पीडीएफ के साथ साथ सेल्फ नोट्स भी ये प्रिपेयर करके थे हुए चलते थे और उस नोट्स को पढ़ते थे। तो ध्यान रखिएगा जो पॉइंट्स हैं उनको आप एक कॉपी रखिए, डायरी रखिए और उसमें नोट करते हुए चलिए जो बता रहे हैं। एमसीक्यू के बारे में ही अगला सवाल है कि एमसीक्यू जो है वो आप कितना एमसीक्यू लगाए थे, और दूसरी चीज जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर हॉल में, तब आप जब कोई एमसीक्यू में डाउट रहता था उसको स्किप करते थे या उस पर थोड़ा समय देकर उसको सॉल्व करते थे? किस तरीके से आपका पेपर सॉल्विंग अप्रोच कैसा रहा है एमसीक्यू को सॉल्व करने का? सर एमसीक्यू सॉल्व संस्थान के द्वारा जो एमसीक्यू बुक जारी की गई थी उसमें मैं मतलब कम से कम 4-5 बार रिवीजन किया, जिससे मेरे को वहाँ एग्जाम हॉल में मेरे को दिक्कत क्वेश्चन लेवल में दिक्कत नहीं आया, क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ मैं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, 2 ऑफलाइन टेस्ट और एक ऑनलाइन टेस्ट, सीजीपीएससी नॉलेज ऑनलाइन टेस्ट, जिससे मुझे काफ़ी फायदा मिला सर। जैसे अपन एग्जाम हॉल में रहते हैं, एग्जाम हॉल में अधिकतर क्योंकि प्रेशर रहता है एग्जाम का, तो उसमें अपन गलती कैसे अवॉइड करते हैं? और जैसे मान लेते हैं अपन कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या आपने अटेम्प्ट किया था या गैस उसमें किया था? और अगर क्योंकि पेपर में निगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या स्टेप लिया था? सर जब पेपर के दौरान मेरे रणनीति ये होती थी कि शुरुआत में मैं इजी क्वेश्चन को एक फर्स्ट लेवल में मैं सॉल्व कर लेता था, फिर डबल ऑप्शन ट्रिपल ऑप्शन वाला दिक्कत होता था, मैं सेकेंड राउंड में सेकेंड ऑप्शन वाले को क्लियर करता था, फिर कुछ थर्ड राउंड में जो तीसरा ऑप्शन वाला, और फिर जो कुछ छोड़ना रहता था वहीं लास्ट राउंड में छोड़ देता था सर। ठीक है, तो आपने जैसे महेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने टेस्ट ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज, तो उसी से रिलेटेड अगला सवाल है अभ्यर्थियों के लिए तैयारी करने वाले कि टेस्ट सीरीज का आपकी पूरी जर्नी में, आपकी पूरी तैयारी में क्या इम्पैक्ट रहा, क्या फायदा हुआ आपको टेस्ट सीरीज से? दूसरी चीज ये कि टेस्ट सीरीज से आपको क्या सीखने के लिए मिला ज्यादातर, और कैसे आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हुई उससे, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर अभी इस एडीओ के पहले मैं काफ़ी सारा एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं हर ही एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज मतलब अपीयर होता था टेस्ट के लिए, और हर एग्ज़ाम में मेरा फ़ायदा मिला टेस्ट से, और इस एग्ज़ाम में भी 3 टेस्ट दिलाने का बहुत फ़ायदा मिला था। जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आप जो है रिवीजन के लिए नोट्स बनाते थे, तो अभ्यर्थी को ये जरूर बताइए, क्योंकि कई स्टूडेंट आजकल हम जब ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट यही मतलब डिमांड करते हैं कि आप नोट्स प्रोवाइड करो, लेकिन हम क्लास में हमेशा कहते हैं कि अगर आप नोट्स खुद बनाओगे तो एक तो रिवीजन में काम आएगा, दूसरा आपको चीजें याद करने में मदद मिलेगी। तो आपको जैसे पेपर आ गया और अंत के जो 10-15 दिन या 7 दिन रहते हैं, उसमें वो नोट्स कितने काम आते हैं और आपने किस तरीके से अपनी प्लानिंग की थी जिससे आप रिवीजन बेहतर कर पाए? सर जो संस्थान के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड की जाती है वो 250 से 300 पेज की रहती है एक सब्जेक्ट की, और एग्ज़ाम टाइम उतना नोट्स पर हम लोग के 10 से 15 दिन के पहले उससे उतना नोट्स पढ़ना हम लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। तो सर मैं सर 10 से 15 पेज में एक सब्जेक्ट को सीमित कर देता सर, उसका फ़ायदा मिला सर मुझे। तो देखिए इन्होंने बताया कि ये पीडीएफ से पढ़ते थे बट शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते थे अपने से और उसको रिवीजन करते थे जब लास्ट में होता था, तो क्योंकि पूरा रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखिए जब हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट किया, हम लोग 2021 से एडीओ का पढ़ा रहे थे, और जब हम लोग ने तैयारी स्टार्ट किया आपने, तो उसका कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल था तब, और उसके बाद तो अभी हाल फिलहाल में जो था 1 साल पहले से जो तैयारी स्टार्ट की, तब तो फिर कंटेंट अवेलेबल हो गया था। तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था एडीओ का तैयारी करने के पीछे? सर चूंकि सर एडीओ के जो सिलेबस में पूरा मैक्सिमम डायनेमिक पोर्शन था सर, जिसके कारण दिक्कतें आती थी, कब पढ़े कब पेपर होगा, हाँ, हाँ। तो इसमें दिक्कत होती थी सर। तो जब हम लोग को 4 महीना समय मिला जो है वैकेंसी मतलब वो नोटिफिकेशन आने के बाद, तो उस टाइम सर वो जो डायनेमिक पोर्शन था उसको क्लियर हुआ सर, उस जो 4 महीना के उसमें दौरान में, तो अब से इजी लगने लगा था सर, लेकिन ऐसे में जब दूर के सोचते थे तो वो फिर वो दिक्कत होता था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा महेंद्र जी ने।
जैसे कि आपने पीएससी की तैयारी आप लगातार करते जा रहे थे, बीच में आपने सीजीपीएससी मेंस का भी अपीयर किया, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पाया, आप मेंस तक गए हैं, उसमें सक्सेस नहीं मिल पाया तो कई बच्चे ऐसे होते हैं अगर उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और पेपर छोड़ देते हैं। तो कुछ ना कुछ जो हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी फेलियर आया, आप उससे क्या सीखे? क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा है कि गिव अप कर देते हैं, कुछ दूसरा काम करते हैं? क्योंकि कई बच्चे गिव अप करने का सोच लेते हैं, तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? सर जैसे सर मैं बीच बीच में फेलियर होने का वो मिला, तो मेरे परिवार वाले सपोर्ट किए सर। परिवार वालों के साथ साथ मतलब पूरा गुरुजनों ने, जितना भी मैं जिनसे जुड़ा रहा, उन्होंने सपोर्ट किया। और परिवार वालों ने कभी भी मतलब हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण सर आज सफलता मिली सर। ठीक है, अगला सवाल ये है कि बहुत से स्टूडेंट ये हमसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे कम करें? क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी के टाइम पे सोशल मीडिया है और हम हमेशा बताते रहते हैं कि उसका एक साथ आप बंद नहीं कर सकते उसको यूज़ करना, क्योंकि वो पूरा एडिक्टेड हो गए हैं सारे अभ्यर्थियों, किसी भी अभ्यर्थी की बात करें, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी के समय में वही है। आपने उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम किया और आपने उसको कैसे फेस किया सोशल मीडिया के यूज़ को? सर सोशल मीडिया के लिए सेल्फ कंट्रोल का होना जरूरी है सर। सर मैं काफ़ी कम यूज़ करता था, खासकर 4 महीना थोड़ा अवॉइड किया था सर, बहुत ज़्यादा। हाँ। और सिर्फ जो यूज़ का चीज़ है जैसे टेलीग्राम वगैरह, तो उसमें एक्टिव था सर। बहुत बढ़िया महेंद्र जी। एक क्वेश्चन और है महेंद्र जी आपसे, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? क्योंकि अभी आप फिलहाल बिलासपुर में रह रहे हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि आप प्रॉपर यहाँ के नहीं है, और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताइए ताकि स्टूडेंट जान सके आपके बैकग्राउंड के बारे में। सर मैं बेसिकली सर मैं तिल्दा तिल्दा पलारी विकासखंड जिला बाजार जिले में आता है, वहाँ का। मैं मेरा स्कूलिंग मेरे नाना जी के यहाँ कसडोल कसडोल जिला बाजार बाजार में हुई है सर। मेरा पापा जी किसान है सर, और मेरा जो पढ़ाई का वो है वो नाना जी के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा अगर अपन यहाँ पे एक चीज में, और थोड़ा सा हो सकता है कि पर्सनल हो, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज इनसे और पूछना चाहता हूँ। अधिकतर बच्चे, जैसे कि आपने बताया कि पापा जो हैं किसान हैं और वो कसडोल में रहते हैं, आप यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं, तो अपना क्या होता है कि अपन कहीं बाहर भी रह रहे हैं तो थोड़े से अपने को पैसों की आवश्यकता भी होती है, अपने को बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता अगर वो नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो कई कारण से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो आपके सामने कभी कुछ ऐसे चैलेंज आए हैं? बेसिकली सर पैसा का इशू नहीं आया है, क्योंकि मेरे नाना जी सपोर्ट करते थे, मामा जी और नाना जी। तो पैसा का इशू नहीं आया, लेकिन जो जो सफ़र है वो संघर्षों भर रहा है सर। पारिवारिक मामला कुछ कुछ तो संघर्ष भर रहा है। ठीक है, महेंद्र ये बताइए कि आपको क्या ऐसा बैकग्राउंड में था आपके, और आसपास की चीज़ों में क्या देखा आपने जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए मोटिवेशन मिला, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जी मेरा नाना जी जो है पंचायत विभाग में ऑडिटर हैं, और 4 मामा जी हैं। 4 मामा में पहला मामा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और सेकंड नंबर के मामा पटवारी हैं, और थर्ड नंबर के मामा टीचर हैं, और फोर्थ नंबर के मामा सीओ, सहकारिता विभाग में सीओ हैं। और मामी जी भी यहाँ जब मैं रहता हूँ बिलासपुर में, वहाँ अ, मामी जी भी एपी के पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से इनके घर का जो माहौल है, भले ही इन्होंने चैलेंजेस हैं इनके घर में, लेकिन इनके घर का जो माहौल है पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट जॉब की, या तो कोई ना कोई पोस्टेड है या पूरा परिवार में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी इनको प्रोत्साहित किया कि वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, और आज खुशी है कि उन्होंने उस सब मुकाम को पाया है और आगे भी ऐसे निरंतर तैयारी रखेंगे। जैसे कि आपने केवल सीजीपीएससी का तैयारी आपने नहीं किया, आप व्यापम के वनडे एग्जाम पेपर भी आपने दिए हैं, जैसे वार्डन दिए हैं आपने, सहकारिता वाला जो एपेक्स बैंक का पेपर आया था उसमें आपने जैसे बताया कि 1 नंबर 1.5 नंबर से आपका पेपर उसमें रुके हैं। तो उससे आपने क्या सीखा जो इसमें इस पेपर में आपने अप्लाई किया? हर पेपर के फेलियर के बाद सर मैं मजबूत होके अगले पेपर में, नेक्स्ट पेपर में जाता था सर। उसका फायदा मिला सर मुझे, और हर पेपर से मैं कुछ कुछ न कुछ सीखता था सर।
उसका रिजल्ट आज मिला जैसे सर। कुछ इसमें आप बताएंगे जो आपको कुछ कमजोर पार्ट रहा जैसे होगा। सर मैं हड़बड़ाता ज़्यादा था सर पेपर पेपर हॉल में, और धीरे धीरे ना मैं जब नेक्स्ट लेवल में गया जाते गया पेपर का, मैं सेल्फ होने लगा सर, मतलब मजबूत होने लगा अंदर से, तो उसका फायदा मिला सर फिर इस एग्जाम में। चलिए, बहुत से स्टूडेंट का ये रहता है सर कितने घंटे तैयारी करें, कितना देर तक पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं से पूछते हैं कि आप देखिए कि कितना देर पढ़ना जरूरी है, और क्या ये सबके लिए अलग अलग होता है या कोई फिक्स टाइम है कि इतना देर पढ़ना चाहिए। आपने उसको कैसे मैनेज किया, डेली का आपका रूटीन शॉर्ट में बताएंगे कि कैसा रहता था आपका रूटीन जो है, और कितने घंटे आपने पढ़ाई की। तो ये सब चीज के बारे में थोड़ा सा अभ्यर्थियों को बताइए। सर मैं डे पूरा दिन को पूरा तीन पार्ट में डिवाइड करता था सर। एक मॉर्निंग वाला, एक नाइट वाला, आफ्टरनून वाला। तो उसमें सर मैं ना सुबह और नाइट वाला घर में ही पढ़ता था, और आफ्टरनून वाला लाइब्रेरी में पढ़ता था सर। उसमें 4-5 घंटा वहाँ बढ़ जाता था। तो डेली मतलब लगभग आप कितने घंटे तैयारी की, अगर अप्रॉक्स बोलें तो? अ, सर ऐसा घंटा अच्छा, वो वो गिन, आगे पीछे। हाँ जी सर, वो कभी मतलब कंटिन्यूटी बना था, जैसे कंटिन्यूटी सर। जैसे कई बार पढ़ते हुए अपने को ये भी दिक्कत आता है कि जैसे हम लगातार पढ़ने बैठे हैं तो एक समय बाद थोड़ा सा बोर लगने लग जाता है कि आज दिन में बोर लग रहा है। तो उस बोरियत को दूर करने के लिए आप कुछ करते थे या कुछ एक्टिविटी आपकी ऐसी थी जिससे, क्योंकि बच्चे आज तक कल टेंशन बहुत लेते हैं कि पेपर के पहले या पेपर के समय उनको पढ़ते पढ़ते बोर लगने लग जाता है, तो इससे आप उभरने के लिए क्या करते थे? सर मैं टहलना मेरे को अच्छा लगता है सर। रोज शाम को, मतलब नाइट में खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट टहलता था सर। और एक दो फ्रेंड जो पॉजिटिविटी वाले फ्रेंड थे, उनसे बात करता था सर। तो अगला सवाल है कि जब आप और कितने एग्जाम का आप लगातार तैयारी करते आते, मतलब मतलब आप कब से तैयारी स्टार्ट किए, और क्या क्या आपने हाल फिलहाल में जो है वो एग्जाम दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपने ये तय किया कि मुझे एडीओ का पेपर देना है। और एडीओ के देने के दौरान जब आप एडीओ का पेपर दे रहे थे, तो क्या आप दूसरी चीजों पे भी फोकस कर रहे थे, मतलब एक साथ 2-3 एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, या आपका केंद्रित था ध्यान कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज का तैयारी करना है? और आप स्टूडेंट को ये भी बताइएगा कि क्या बेटर रहता है, 2-3 एग्जाम का तैयारी एक साथ करना या एक चीज को फोकस करके तैयारी करना? सर जैसे मैं 2-3 एग्जाम का जब भी तैयारी करता था साथ में, तो हमेशा फंसता था सर, और मेरा निगेटिव रिजल्ट आया फिर। तो इस बार मैं ठान लिया था कि 4 महीना मेरे को एडीओ ही पढ़ना है, ऐसे करके। तो फिर ठीक तैयारी हुआ सर, और रिजल्ट भी आया। और इस बीच में मेंस का स्किप किया था सर। जैसा कि इन्होंने बताया भी कि अभी फिलहाल में इनका सीजीपीएससी प्री का पेपर भी क्लियर हुआ था और सीजीपीएससी मेंस भी, क्योंकि जून के ही मंथ में था और इनका ईडीओ का एग्जाम भी जून के मंथ में था, तो इन्होंने इससे पहले जब इनका कोई भी एग्जाम आता था तो वो 2-3 एग्जाम में लगातार उसको एग्जाम देने की कोशिश करते थे, जैसे कि सीजीपीएससी के साथ व्यापम का कोई वनडे एग्जाम। तो हर बार इनका पेपर जो था कोई ना कोई 1-2 नंबर से रुक जा रहा था, लेकिन इस बार क्योंकि इन्होंने तय किया कि मेरे को एक ही एग्जाम में फोकस करना है, उसका फायदा इनको मिला। इन्होंने सीजीपीएससी मेंस को स्किप करके एडीओ के पोस्ट के लिए इन्होंने पेपर दिया और आज चयनित हुए। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत से स्टूडेंट इससे मतलब आप बोल सकते हो कि कनेक्ट करेंगे, कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं प्रेशर देने, नॉर्मल तो हमको लगता है कि हम सब चीज पढ़ ही लिए हैं और हम सब चीज पढ़ लिए, पेपर में जो भी है बना लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उसका एक अलग से प्रेशर आता है और टेंशन में हमसे कई बार ओएमआर सीट में जो अपन बबलिंग कर रहे हैं वो भी गलत कर देते हैं। तो ये एग्जाम हॉल के टेंशन को आपने कैसे मैनेज किया? सर शुरुआत में ही मैं आपको आपको बताया था कि शुरुआत में मेरे हड़बड़ी मेरे से भी होता था। बाद में धीरे धीरे वो एक्यूरेसी आया सर उसमें। और इसके लिए सर मैं अपने आप को कूल काम रहने की कोशिश करता था। तो इसमें आप कुछ एडवाइस दीजिए, जैसे अपने एग्जाम हॉल में, क्योंकि आप भी जैसे थोड़ा सा हड़बड़ाहट वाले लग रहे हैं, हाँ हाँ हल्का सा उसमें कुछ हाँ दिक्कत अपने को नर्वस आती है, जी तो ऐसे ही पेपर में अगर कुछ ऐसा है तो आप इस बार मैनेज कैसे किए कि पेपर हॉल में आप जी सर। सर पेपर हॉल में सर मैं मतलब तैयारी इस बार अच्छा किया था, तो कॉन्फिडेंस अच्छा था सर की। और टेस्ट में भी अच्छा नंबर जैसे जैसे हम लोग का टेस्ट में या नंबर अच्छा आता है, या हम लोग को अंदर से लगता है कि हम लोग का तैयारी ठीक हो गया है,
तो वहाँ पेपर हॉल में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होता फिर सर। और एक क्वेश्चन इसमें मेरा और मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे जो एडीओ की तैयारी अभी किए हैं, लेकिन इसमें जो इस बार एडीओ का एग्जाम हुआ था, अगर हम 2017 जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अपेक्षा यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज आया था। कई क्वेश्चन ऐसे आए थे जो अपन मतलब नॉर्मल अगर सेंस करे तो उससे भी बन सकते थे। तो जो ये पैटर्न चेंज हुआ, और क्योंकि आप टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट नॉर्मल पैटर्न्स चल रहे थे, जब अचानक से पैटर्न चेंज हुआ तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट तो आता ही है। तो ये पैटर्न आप किस तरीके से तैयार किए थे कि वहां पर आप हड़बड़ाए नहीं? सर मेरे को सर वही लेवल अपना बढ़ा के रखा था सर शुरू से ही, क्योंकि पैटर्न बदल रहा था और लेवल आजकल व्यापम का भी और बीपीएससी प्रीलिम हाई जा रहा है, तो उसी हिसाब से मैं जो सीजीपीएससी नॉलेज वाला ऑब्जेक्टिव बुक आया था सर, मेरे को काफ़ी मदद किया उसमें का। बहुत सारा क्वेश्चन पता था इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से कहा जाए तो बहुत सारा पता। देखिए, इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई कि 2 नाव में पैर नहीं रखना है। जब ये कई सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तब फँस रहे थे, उसके बाद कंसंट्रेट किया इन्होंने एक चीज़ पे। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि जब जब भी इनको डिमोटिवेट होते थे तो थोड़ा-सा ऐसे लोगों से बात करते थे जो पॉज़िटिविटी वाले हैं, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट से भरे हुए हैं, इनको टेंशन नहीं देते थे। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल शाम को रिज़ल्ट आया, है ना? उसके बाद आपको कैसे पता चला रिजल्ट, और आपका फर्स्ट रिएक्शन जो था कैसा था? परिवार वाल में क्या माहौल था? कैसा क्या रिस्पॉन्स था सबका? उसके बारे में थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को। परिवार वालों का सर बहुत दिन से इंतजार था सर रिजल्ट के लिए, तो सब काफ़ी खुश हुए रिजल्ट को देखकर, और मैं भी लग रहा था कि अंदर आ जाऊंगा, लेकिन ये टॉप रैंक पे आ जाऊंगा ऐसा कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा है सर, बहुत कुछ और सपनों जैसा है। तो खुद से आपने फ़ोन से देखा रिजल्ट या किसी ने बताया, किसी दोस्त ने बताया आपको? सर हलचल 1 घंटा पहले, 1-2 घंटा पहले हो गया था सर, हाँ। तो फोन में ही अपने खुद फोन में ही देखा, अच्छा। फिर लगातार कॉल आने लगा सर। एक इसमें थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे आपने एडीओ का एग्जाम आपने दिया है, अभी जैसे आंसर किया आया तो उसमें आपने देखा होगा जो संशोधित उत्तर आया है उसमें 12 क्वेश्चन विलोपित हुए हैं, 6 क्वेश्चन का आंसर, 2 आंसर है उसमें, और 2-3 क्वेश्चन के आंसर बदले हैं। तो आपका इस संशोधित उत्तर के पहले आपका कुछ चेंज हुआ है कि आपका मॉडल आंसर और नॉर्मल संशोधित आंसर में कुछ मार्क्स में चेंज हुए? सर जैसे जैसे कि सर 75 प्लस मेरा कोचिंग के जो मॉडल आंसर है उसमें उसमें आ रहा था सर, और जो संशोधित हुए, विलोपित हुआ और डबल आंसर उसमें कुछ सर 4-5 नंबर का फायदा हुआ। और सर वो जैसे डबल तिबल आंसर ले रहे हैं, वो एक तरीके से सबको फायदा मिल रहा है उससे, क्योंकि नुकसान नहीं। अगर गैस से हम लोग एग्जाम में सही चीज करते हैं तो 2 ऑप्शन में फंसते हैं तो एक आंसर सही होगा, तो उससे कोई नुकसान वाला किसी को नहीं होना चाहिए अगर पढ़ने वाला है तो सर। अभी आप देखेंगे कि व्यापम में भी, पीएससी में भी आप देखेंगे क्वेश्चन जो है वो कई सारे विलोपित हो रहे हैं, कई सारे गलत प्रिंट होते हैं क्वेश्चन जो है, जिसके कारण से बहुत से स्टूडेंट जो है वो मायूस हो जाते हैं कि क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हुआ था और गलत करके आ जाते हैं वहाँ। उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें बदलाव होना चाहिए क्या? सही सवाल स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, और किस तरीके से इसमें बदलाव की आप उम्मीद करते हैं जो आगे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? जी सर, इस इस चक्र से सर मैं भी फंसा हूँ सर। जैसे छात्रावास अधीक्षक में 12 क्वेश्चन विलोपित उसमें भी हुआ था, उसका नुकसान मेरे को हुआ था सर। इसमें थोड़ा फायदा हो गया है, लेकिन मैं सर उसमें 100 में 100 अटेम्प्ट कर दिया था छात्रावास अधीक्षक। इसमें सर मैनेज करके मैं 93 अटेम्प्ट किया था, और मेरा वही 15 का राउंड गलत हुआ था सर। और इस कारण सर वो मतलब इस बार रणनीति अच्छा वो रखा था, इसलिए नंबर अच्छा था। मतलब आप चाहते हैं कि इसमें सुधार काफी हद तक होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हर बार हो रहा है सर, इसमें सुधार तो होना ही चाहिए सर। इनके बातों से एक चीज और आप सीख सकते हैं यहाँ पर, कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मे बी पूरे का पूरा अटेम्प्ट करने से जहाँ कहीं ज्यादा बेहतर यह है कि आपका जो एक्यूरेट आंसर जो है उसकी तरफ आप फोकस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी कंपटीशन भी ज्यादा हो रहा है तो उसके कारण कैटेगरी वाइज भी बटे होते हैं, तो उसके कारण कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो आप उसको देखकर, जिसमें आपको एकदम ज्यादा डाउट है, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है, वैसे क्वेश्चन को स्किप करना ज्यादा बेहतर है। अगर आप जो स्टूडेंट आपको अभी देख रहे हैं,
अगर आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहे, अपनी जो आपका फेलियर रहा है, आप उससे कैसे उनको एडवाइस करेंगे कि क्योंकि जो देख रहे हैं हो सकता है कि वो उनको अभी सक्सेस का इंतजार हो, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो आगे भविष्य में उस सक्सेस को पा सके जो आपने पाई है? जैसे कि फेलियर की बात है सर, मैं बहुत सारे एग्जाम में फेल हुआ सर, तो कंटिन्यूटी बना रहा सर, और कंटिन्यूटी और सब टीचरों का सहयोग और परिवार की मदद से सर आज लक्ष्य हासिल हो गए सर। देखिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो खुद बता रहे हैं कि कितने सारे एग्जाम में फेल हुए हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। पेशेंस का कितना महत्व है, हमेशा हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं कि आप धैर्य रखिए और लगातार एग्जाम की तैयारी करते रहिए, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये जो मेहनत है आपकी वो वेस्ट नहीं जाएगी। जिसका जीता जागता उदाहरण आज सामने बैठे हैं कि ये खुद बता रहे हैं कि ये कितने सारे एग्जाम में फेल हुए हैं, और वो सब जो दंश जो आज के अभ्यर्थी झेल रहे हैं, क्वेश्चन का विलोपित होना, क्वेश्चन का जो है डिलीट होना, क्वेश्चन गलत छपना, दो क्वेश्चन उत्तर सेम आ जाना, दो ऑप्शन सेम देना, ये सारे चीज को ये झेलते हुए आगे बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है हम इन चीजों के बारे में बात करते रहे, इन चीजों को आज से आगे बढ़ के भी जो है स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने वाली बात है। महेंद्र, एक और सवाल है आपसे कि हमारे अभ्यर्थियों को बताइए कि आपके हिसाब से, आपके थिंकिंग से सक्सेस का असली मतलब क्या है, सफलता क्या चीज है आपके हिसाब से? सर सफलता के लिए सर अपने आप में संतुष्टि आ जाए, जब वो सफलता है सर। और मैं अभी आगे सीजीपीएससी की जर्नी जारी रखूंगा सर। चलिए, यहाँ पर जैसे कि महेंद्र जी ने बताया ही कि अभी ये उनका सक्सेस का पहला सीढ़ी है, लेकिन ये इनकी कई सीढ़ियां ऐसी है जो सक्सेस की ओर तो नहीं लेके गई, लेकिन उनको सक्सेस की ओर आगे जरूर बढ़ा के गई, और वो उनसे अपने फेलियर से सीखते सीखते एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और हम आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं कि आपको जल्द ही हम सीजीपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में आपको देखें। उस समय भी हम आपके पास आएंगे जरूर बात करने के लिए। शुभम सर, जाते जाते कोई पंक्ति कहना चाहेंगे? महेंद्र सर के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक तो थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, आपकी शादी हो गई? नहीं सर। तो अब जैसे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे, तो फिर देखने के मिलता है कि बहुत दहेज मिलता है, तो आप दहेज लेंगे? नहीं सर, दहेज का खिलाफ हूँ सर, थोड़ा सा जो स्वेच्छा से दे जाए वही। बिल्कुल सही आपने किया है। और देखिए वैसे ही आज महेंद्र जी थोड़े से भोले आदमी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाते। और महेंद्र जो है, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि आज इत्तेफाक से आज महेंद्र का जन्मदिन भी है, और कल ही रिजल्ट आया है, और आज इनका जन्मदिन भी है। तो हम सब जो है महेंद्र को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं इनके जन्मदिन पर। मैं जो भी बातचीत हमारी हुई है उसको 4-5 पॉइंट्स में महेंद्र से जो मैंने सुना उसको समराइज कर दे रहा हूँ। 2-4-5 पॉइंट्स इन्होंने बहुत जरूरी बताए, जो हम हमेशा क्लास में बताते रहते हैं कि आपको दो नाव में पैर नहीं रखना है, फोकस करिए। हाँ, सिलेबस अगर सेम है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर सिलेबस आपको अलग अलग लग रहा है तो आप एक चीज का फोकस होकर तैयारी करिए, जैसे कि महेंद्र ने किया है। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि निगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिविटी से भरे जो लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से आप बात करिए। तीसरा, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका बैकग्राउंड होगा। जैसे इनका बैकग्राउंड में जो पूरे जो थे गवर्नमेंट जॉब वाले थे, तो इनको इससे चीज से मोटिवेशन मिली और इन्होंने आज ये सफलता प्राप्त की। चौथी चीज इन्होंने बताई कि बहुत लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम 2021 से जब हम लोग यूट्यूब में पढ़ा रहे थे, जब यूट्यूब पे पूरे फ्री क्लासेस हम लोगों ने लिए थे, मैंने और अमरदीप सर ने, तब से इन्होंने ये हमसे जुड़े हुए थे, और लगातार फिर एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन में इन्होंने तैयारी की, और लंबी तैयारी के बाद इन्हें सफलता मिली। तो मैं यही कहना चाहूंगा, एक नॉवेल है नीलोत्पल मृणाल की डार्क हॉर्स, उसमें उन्होंने लास्ट में डार्क हॉर्स का मतलब बताया है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है ऐसा घोड़ा जिसपे किसी ने कोई दांव न लगाया हो, लेकिन वो घोड़ा जो है वो लास्ट में वही घोड़ा जीतता है जिस पर किसी ने कोई दांव न लगाया हो। तो आपको अपने जीवन का डार्क हॉर्स बनना है। ऐसा नहीं है, जीवन आपको कई रास्ते देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक रास्ते पे दौड़े। आप अपना रास्ता चुनिए और उस रास्ते पे चलते रहिए। चलते रहना है, रुकना नहीं है, जैसे महेंद्र रुके नहीं। आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। अंतिम एक मैं एंड करूंगा इस सेशन को एक पंक्ति बोल के कि हर खौफ हर खतरे से गुजरना भी सीखिए, जीना है गर अजीज तो मरना भी सीखिए, ऐसा न हो कि ख्वाब ही बन जाए जिंदगी, जो दिल में ठानिए उसे करना भी सीखिए। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से हमारी संस्था की तरफ से महेंद्र को देना चाहता हूं, और मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने
बहुत दृढ़ संकल्प होके इसको तैयारी किया है, ईमानदारी से आपने मेहनत की एडीओ की और आपने सफलता हासिल की। आप जब पोस्टेड हो कहीं पे तो उसमें भी आप यही ईमानदारी दिखाइएगा और आपकी ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बननी चाहिए, न कि ये कि जो आपके समय में चल रहा है कि पैसा ये सब वो सब थोड़ा सा वो भी चीज सही है, लेकिन आप ईमानदारी से अपना काम करिए और वहां भी आप इस ऑनेस्टी और अपनी सिंप्लिसिटी को बरकरार रखिएगा तो जीवन में बहुत सफल होंगे आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।